लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद दुनिया भर के बाजारों से आज आ रहे हैं कमजोरी के संकेत। एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट का कमजोरी का संकेत देता हुआ बड़े गैप से नीचे खुलने के लिए बाजार है तैयार, लेकिन सवाल ये कि उसके बाद क्या और एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी और गैप से खुलने के बाद खरीदें या बेचें, लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कल की एक नए रिकॉर्ड बनाने के बाद यूएस बाजारों में जरूर गिरावट आई है और आज वीकली एक्सपायरी पर उसका कितना प्रभाव पड़ सकता है जानेंगे अनिल जी के साथ। किन लेवल्स पर आपको ध्यान रखना चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सर बताइए, सबसे पहले आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? अमेरिकी बाजारों में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आई है और कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए हैं और उसका असर आप डाउ फ्यूचर्स पर भी देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स भी कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। तो दोनों ही तरफ माहौल कमजोरी का दिखेगा, बाजारों में भी और उसके बाद फ्यूचर्स में भी। नेस्डेक फ्यूचर्स और एसएनपी ये भी ऊपरी स्तरों से गिरे हैं और नेस्डेक फ्यूचर्स भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी लगातार कमजोर होता हुआ दिख रहा है, कमजोरी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और 11,300 के नीचे भी फिसल कर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद जो कमजोरी के संकेत हैं ये थोड़े से परेशान करने वाले ट्रेडर्स के लिए हो सकते हैं। कोरोना की कल 69,000 से ज़्यादा नए मामले भारत में सामने आए और अब तक के ये सबसे बड़ा आंकड़ा आपके लिए है। जी दीप। बिल्कुल। और अनिल जी, मार्केट एक्शन से शुरुआत करते हैं। कल ग्लोबल मार्केट्स, स्पेशली यूएस मार्केट्स, अगर आप फर्स्ट हाफ में देख रहे होंगे तो कोई परेशानी नहीं थी। नया रिकॉर्ड S&P 500, नैस्डैक, एप्पल पहली ऐसी कंपनी जिसकी 2 लाख करोड़ डॉलर की मार्केट कैप। पर फिर उसके बाद जो गिरावट आई, तेज गिरावट आई और आज सुबह जो उसका हम रिएक्शन देख रहे हैं उससे क्या रीड करना चाहिए? फेड ने भी थोड़े इकोनॉमी पर कंसर्न्स जताए हैं। कितना सीरियस होना चाहिए ये, या फिर एक मार्केट रीजन ढूंढ रही थी गिरावट के लिए और वो रीजन मिल गया उन्हें? एग्जैक्टली जो आप दूसरा पॉइंट कह रहे हैं वही सही है कि बाजार लाइफ टाइम हाई बनने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और लाइफ टाइम हाई से मेरा मतलब एसएनपी का है जिसने परसों लाइफ टाइम हाई बनाया था और कल करेक्शन दिखाया है। नेस्डेक तो लगातार लाइफ टाइम हाई बना ही रहा है, डाउ थोड़ा सा पीछे है। तो बेसिकली आपको हल्की मुनाफा वसूली, देखिए जब भी पुराना लाइफ टाइम हाई आप टच करते हैं या उसको पार करने की कोशिश करते हैं तो ये वो एक लेवल है जहाँ प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। ठीक यही लेवल शायद निफ्टी पर भी 12,430 के आसपास का जो है वो हमें किसी दिन देखने को मिलेगा और हो सकता है उस वक्त हमारे यहाँ भी इसी तरह का आपको ट्रेंड देखने को मिले, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। अब इस प्रॉफिट बुकिंग के लिए कारण कुछ भी हो सकते हैं। वो कारण चाहे ट्रम्प साहब का ट्वीट हो सकता था, चाहे कोरोना के मामले हो सकते थे, चीन अमेरिका के बीच में ट्रेड वार्ता को लेकर कुछ हो सकता था, या फिर जो आया फेड की तरफ से कि इकोनॉमिक रिकवरी में धीमेपन के संकेत हैं। ऐसा भी नहीं कि फेड ने कुछ ऐसी नई बात कह दी जिसकी वजह से कि बड़ी तकलीफ हो। दिल पर हाथ रखकर आप अमेरिका में या हमारे यहाँ पर किसी भी इन्वेस्टर को पूछेंगे, किसी भी अर्थशास्त्री को पूछेंगे और किसी भी पॉलिटिकल लीडर को पूछेंगे तो वो सब यही कहेगा, चाहे अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान हो, सब जगह इकोनॉमी रिकवरी के संकेत तो धीमेपन के हैं ही। लेकिन अचानक फेड ने कह दिया और उससे करेक्शन ट्रिगर हुआ है। तो करेक्शन ट्रिगर होने के लिए कोई बहाना चाहिए और वो कब आएगा, किस तरह से आएगा और किस वजह से आएगा, इसका अंदाजा लगाना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा काम है। कई बार हो सकता है बाजार इस तरह के मूड माहौल में फेड के संकेतों को नज़रअंदाज भी कर ले। अब इसमें अगर आप डीप पॉजिटिव पढ़ना चाहें तो वो ये है जो ट्रम्प साहब चाहते हैं कि अगर फेड ये कह रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी धीमी होगी तो फिर ट्रम्प साहब को ये आसानी होनी चाहिए अमेरिका के सांसदों को मनाने के लिए कि हमें एक और स्टिमुलस पैकेज दे देना चाहिए, जिसके लिए अभी तक अमेरिका तैयार नहीं होता दिख रहा है। वापस अगर इस बात को लेकर आगे बढ़े और स्टिमुलस पैकेज तैयार हो जाए तो बाजार फिर से मजबूत हो सकते हैं इसी खबर पर। तो ये खबर कब बाजार किस तरह से रीड करेगा, हर खबर में आपके लिए पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। हम क्या करते हैं, बाजार में जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के हिसाब से हम खबर को अपने हिसाब से विश्लेषण कर लेते हैं। और आज चूंकि कमजोरी का संकेत है तो लग रहा है कि फेड का कहना कि इकोनॉमिक रिकवरी के संकेत धीमे हैं इसलिए खराब लग रहा है। यही चीज़ पॉजिटिव कल परसों हो सकती है जब ट्रम्प साहब कहे, बाकी लोगों से ये संकेत आए कि भाई इकोनॉमिक रिकवरी धीमी है तो जल्दी से एक बड़ा पैकेज लेकर आए। तो ये मूड माहौल पर है। सिंपल चीज़ यही है, बाजार थोड़े ओवरबॉट हो गए थे, एक हल्के करेक्शन की जरूरत थी। न सिर्फ हमें, दुनिया भर के बाजारों में वो आता दिखा है। ये बाजार का सिस्टम है, बाजार का तरीका है।
कमज़ोर ट्रेडर्स को समय समय पर बाजार से साफ करने का, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कराने का, उनकी पोजीशन हल्की करवाने का और उसके बाद फिर चल पड़ने का। तो इसे सिर्फ और सिर्फ ये जो अब मैं लाइन बोल रहा हूँ डीप, इसको अंडरलाइन कर लीजिए बोल्ड लेटर्स में, इसे सिर्फ और सिर्फ एक रनिंग करेक्शन के तौर पर देखें। जो बाजारों में एक अच्छी मजबूती के बाद 3-4% की मजबूती होगी, 1-1.5-2% का रनिंग करेक्शन आएगा, फिर मजबूती दिखाएंगे। तो पहले दिन एक करेक्शन में आप परेशान हो सकते हैं कि 150 पॉइंट की कमजोरी का अंदाजा किसी को नहीं था, वो ठीक है, लेकिन इसे रनिंग करेक्शन के तौर पर माने। और पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान से रखनी है और वो ये कि क्या बाजार अहम लेवल्स के नीचे जाकर बंद हो रहे हैं जहां पर मुझे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है पोजिशनल बेसिस पर। ये दो चीज़ें अगर आपके ख्याल में है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। ट्रेंडिंग बाजार में ट्रेड करने का एक ही तरीका है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो रनिंग करेक्शन की तरह इसको लीजिए, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, ट्रेंड अभी भी बरकरार है। स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए, उस डिसिप्लिन को ना जाने दें। पर सर, जिस तरह से कल शाम का ग्लोबल मूवमेंट हुआ और वीकली एक्सपायरी वाले दिन हम ऐसा एक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ी चिंताएं दिखती हैं। जैसे कि आप कह रहे थे कि एक बार शायद स्टॉप लॉसेज आज हिट होते हुए दिखते हैं, स्पेशली उनके जिनकी तेजी की पोजिशन है। जी दीप, देखिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, ओवरनाइट ट्रेडर्स, एक्चुअली मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज करेक्शन आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि करेक्शन गुरुवार के दिन आ रहा है जब वीकली एक्सपायरी है। यही करेक्शन सोमवार को दे दीजिए, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि गुरुवार को आपकी वीकली एक्सपायरी के बाद शुक्रवार को पोजीशन ज़्यादा नहीं होती है। आपको पता है ना, निफ्टी में हर एक लेवल पे 10-12 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट नहीं होता। बैंक निफ्टी में तो मुश्किल से 2-3 लाख शेयरों का होता है। अभी दिक्कत क्या है? अभी दिक्कत है कि पोजीशन काफ़ी बनी हुई है। अभी दिक्कत है कि लगातार 3 दिन तक आप तेजी है। आमतौर पर आप देखिए कि जो हफ्ता बाजार में एक्सपायरी का जो होता है वो हफ्ते में वो ट्रेंड यही रहता है, 3 दिन एक पर्टिकुलर ट्रेंड और एक दिन उसका रिवर्स का। इस बार तीनों दिन तेजी के हो गए। आमतौर पर यह होता है कि सोमवार को तेजी दिखाई, मंगल को दिखाई, तो बुध को मंदी होकर वापस गुरुवार को तेजी हो जाती है। लेकिन इस बार तीनों दिन तेजी हुई, तो करेक्शन आपको एक्सपायरी के हफ्ते में, एक्सपायरी के तीनों दिनों में मिला ही नहीं। तो हो सकता है उस लिहाज से तेजी की पोजीशन ज़्यादा बनी हुई है, ऑप्शंस ज़्यादा लोगों ने ट्रेड किए हुए हैं, और एक्सपायरी के दिन चूंकि बुधवार के दिन आपके ऑप्शंस की प्रीमियम कम हो जाती है, तो वो आसानी दिखती है कि चलिए ऑप्शन खरीद लें, या ऑप्शन बेचने वाले भी ये मानकर चलते हैं कि रेंज बाउंड बाजार है, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो उसको देखते हुए लोगों की पोजीशन ज़्यादा है, और पोजीशन ज़्यादा है तो देखिए सिंपल एक ही तरीका है दीप, डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा। न्यूज़ कभी भी किसी भी तरह की आ सकती है, अच्छी या खराब, जो आपकी ट्रेडिंग पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकती है। वो किसी के भी हाथ में नहीं है। कल बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि एक आशु मदान साहब को छोड़ दीजिए, बाकी एक भी किसी ने ये नहीं कहा कि कल इस तरह की बड़ी 125-150 पॉइंट की कमजोरी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि आप स्प्रेड बना के चलें, हेज करके चलें, वो ज़्यादा ठीक है। तो डिसिप्लिन के तौर पर डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी पोजीशन रखनी चाहिए। अगर ट्रिगर होता है तो होनी चाहिए, और मैं आगे आपको विस्तार से बता दूंगा किन लेवल्स पर कहाँ स्टॉप लॉसेस निकल कर आ रहे हैं आज के लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो नज़र रखते हैं, और आज एक्सपायरी के दिन थोड़ी कमज़ोर ग्लोबल क्यूज़ हैं, उसका भी प्रभाव कैसा पड़ेगा। तो सर, देख रहा हूं कि आज के जो संकेत हैं ज़्यादातर नेगेटिव या न्यूट्रल साइड पर ही रखे हैं, पर ट्रेंड आपने पॉजिटिव रखा है। बताइए कैसे देख रहे हैं आज के संकेत सर? ट्रेंड तो दीप अभी तक तो गिरे भी नहीं है, खुला भी नहीं है मार्केट, ट्रेंड कैसे बदल दूं? कहीं कहीं अच्छी नीचे की क्लोजिंग हो तब तो जाके ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल हो। नेगेटिव होने में तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वक्त है। तो फिलहाल देखिए ग्लोबल संकेत नेगेटिव हैं, एफआईज के संकेत जरूर पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड पर आए, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन इसके सामने घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल हुए, तो थोड़ी सी भरपाई वहाँ पर होती हुई दिख रही है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट पॉजिटिव से न्यूट्रल किया है ग्लोबल मार्केट्स के हालात को देखते हुए, और ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। 11,250, 11,325 आज के लिए पहला सपोर्ट जोन है। इस रेंज में कहीं ना कहीं आप शुरुआत करते हुए दिखेंगे। संभावना ये है कि 11,250 को हम होल्ड करें, लेकिन फिर भी अगर एक्सपायरी के लिहाज से अगर पोजीशन अनवाइंड होती दिखे, लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को फेंकते हुए दिखे, काटते हुए दिखे, तो फिर अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है वो 11,175 से 11,200 की रेंज में आता है, और वहां पर आपको खरीदारी करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। वो लेवल मिले तो लेना चाहिए, डरिए मत, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं।
डर से, अगर आपको डर लगता है तो उसके डर कम करने का आपके पास एक ही हथियार है और वो है स्टॉप लॉस। ताकि आपको पता है कि मुझे कितना नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, मेरी रिस्क मैक्सिमम इतनी है। स्टॉप लॉस लगाकर आपको खरीदारी की कोशिश करनी ही चाहिए। अगर 11,175 11,200 आता है तो, संभावना कम है अगर आता है तो। 11,375 11,400 ये ऊपरी रेंज है। गैप से नीचे खुलने के बाद वहाँ पार करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर गलती से कर लिया तो 11,450 11,500 मजबूत प्रॉफिट बुकिंग जोन है, जहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली आएगी। बैंक निफ्टी 21,900 22,075 ये है आपके लिए स्ट्रॉन्ग डे सपोर्ट जोन। स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहूँगा, डे सपोर्ट जोन। इसके नीचे 21,650 21,700 तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की हो सकती है, वो अगला सपोर्ट होगा अहम। वहाँ पर एक मौका आपको खरीदारी का लेना चाहिए। 21,650 21,700 मिलना तो नहीं चाहिए, अगर मिले तो वहाँ पर एक चांस ज़रूर लेना चाहिए। 22,325 22,425 ऊपरी रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। और गलती से पार हो गए, वैसे तो होने की संभावना नहीं इतने गैप के बाद, 22,500 22,650 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है बैंक निफ्टी के लिए। और कल भी आपको याद होगा दीप 2:30 बजे जब हम बात करें तो हम यही कह रहे थे कि देखिए निफ्टी में जरूर तेजी की पोजीशन बनी है 11,300 पर जिस तरह से पुट राइटिंग हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी में 22,500 पर दबाकर कॉल राइटिंग की है। अब पता नहीं ये कौन समझदार लोग थे कल जिन्होंने 22,500 की कॉल जमकर बेचे, आज उनके लिए बढ़िया मुनाफे का दिन होगा। तो 22,500 इसीलिए हम कह रहे थे कि पार होना मुश्किल है, लेकिन इतना गिरेंगे ये भी अंदाजा नहीं था। तो 2% की हांगकांग की गिरावट थोड़ी परेशान करने वाली, अनएक्सपेक्टेड तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये आपके लिए रेंज हो गई बैंक निफ्टी की। अब आज के दिन की छोटी रेंज बता दूं, 11,300 11,375 निफ्टी के लिए दिन की छोटी रेंज है। 11,250 11,400 ये मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि इस मीडियम रेंज से हम काम चला लें, फिर भी सेफर साइड पर आप छोटी रेंज 11,225 से 11,450 की लेकर चले। बैंक निफ्टी 22,075 22,300 छोटी रेंज है। 21,900 से लेकर 22,400 ये मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि इस मीडियम रेंज के आसपास खुले। 21,900 22,000 की रेंज में बैंक निफ्टी खुलना चाहिए। 21,700 22,500 आज की बड़ी रेंज मानकर चलें। ये है आपके लिए दीप। और पुट कॉल रेशियो 1:60 पर है। थोड़ा सा मैं ओवरबॉट तो नहीं कहूँगा, लेकिन खरीदारी की तरफ ज़्यादा है, वही एक रिस्क है आज के बाजार की। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ रेंजेस जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। पर सर, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, स्पेशली जिनकी एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है, उनके लिए तो आज अच्छा दिन होने वाला है ओपनिंग पर। हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए। शॉर्ट पोजीशन वालों के लिए तो एक तरह से लॉटरी है, अनएक्सपेक्टेड लॉटरी। देखिए अगर तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने ये नहीं सोचा था कि 150 पॉइंट नीचे देखना, गैप डाउन देखने को मिल सकता है, तो कोई मंदी करने वाले ने भी कल नहीं सोचा था कि हमें 150 पॉइंट नीचे देखने को मिलेगा और बम्पर गेन आ जाएंगे। तो ये कभी तेजी करने वाले के लिए अनएक्सपेक्टेड गैप अप होता है, तो कभी मंदी करने वाले के लिए अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन होता है। ये नसीब की बात है, ये स्किल्स की बात नहीं है। क्योंकि कल जिस हिसाब से आप अब तक की तेजी का हाईएस्ट लेवल देख रहे हैं, कल आपको मिला 11,460 के आसपास, 11,400 के ऊपर की क्लोजिंग आपको मिली है, तो फिर आप किसी भी हिसाब से ये तो नहीं कह सकते कि बाजार तकनीकी तौर पर खराब है या कोई ऐसा संकेत। और आप देखिए डाउ फ्यूचर्स भी बिल्कुल फ्लैट से थे। तो इस लिहाज से कभी कभी ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड गैप अप गैप डाउन आपको मिलेंगे। ये बाजार की खूबसूरती है, खासियत है, और यही बाजार की जोखिम और रिस्क भी है। दोनों तीनों चीज़ें साथ में चलती है। जहाँ खूबसूरती और खासियत है, रिस्क भी वही होती है। कुछ दिनों आपको खूबसूरती दिखेगी अगर आपके फेवर में ट्रेड है, और अचानक से अगर आपको गलत दिखे। एक चीज़ और यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए इस तरह के गैप अप गैप डाउन आपको कई बार मिलेंगे, एक बार नहीं कई बार मिलेंगे। 2 हफ्ते में एक आध बार, महीने में 3 या 4 बार, इस तरह की सिचुएशन होती है। तब आपको ये मानकर चलना है कि ये बाजार का नेचर है, बाजार का तरीका है। इसके लिए आप न अपने आप को दोषी माने, न किसी एक्सपर्ट या एनालिस्ट को, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। न आप कर पाएंगे, न कोई एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर पाएगा कि अचानक से 150 पॉइंट नीचे क्यों खुल रहा है। ये बाजार की इसी तरह की चाल है। अब कोई अंदाजा लगा ले, एक आध बार कह दे कि मैंने ये कहा था, तो ठीक है, हो सकता है किसी का अंदाजा एक बार सही, कोई 3 बार 5 बार लगातार इस तरह का अंदाजा लगाकर दिखा दे कि भाई अचानक से गैप अप या गैप डाउन हो गया जो उम्मीद नहीं थी। तो ये चीज़ें ऐसी है जो बाजार के साथ चलेगी, हमेशा रहेगी, ये बदलने वाली नहीं। बदलना हमें, और इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि ये लाइन हमेशा याद रखें, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उतना ही खाएं जितना पचा पाएं, पोजीशन उतनी ही ले जाएं जितना आप ये सोचें कि अगर मेरे अगेंस्ट खुलेगी और तो क्या होगा। हाँ, कल कॉल ऑप्शन खरीदने की राय हमने भी दी थी निफ्टी पर, सामने स्प्रेड बनाया था ताकि आपकी पोजीशन कम हो। 11,400 का कॉल खरीद कर 11,500 का आपको कॉल बेचना है।
22,300 का कॉल खरीद कर बैंक निफ्टी पे 22,500 का बेचना है, तो आज आपकी थोड़ी हेजिंग होगी नेचुरली, और थोड़ा आपको नीचे मिलेगा तो आपको लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना है अगर अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं जो मैंने आपको बताएं। तेजी के लिए 11,250 है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का 22,000 है इंट्राडे और क्लोजिंग। अगर इन दो लेवल के नीचे अगर बाजार ट्रेड करना शुरू करता है तो आप अपने जो पोजीशन आपने बना रखी, स्प्रेड बना रखी निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉल स्प्रेड, वहां से एग्जिट कर लें डिसिप्लिन के तौर पर। शॉर्ट पोजीशन के लिए 11,500 क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, और 22,500 बैंक निफ्टी का क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, जो गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम थोड़ा नीचे की तरफ खींच लेंगे दीप, अभी यही रखिए। ओके, ये है आपके लिए लेवल्स। अगर आपकी बाजार में एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस है, नई पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए सर? और ऑब्वियसली 9:08 पर तो हम इस पर चर्चा करते हैं, पर कुछ लोगों को सवाल होता है कि फर्स्ट गैप डाउन पर नई पोजीशन बनानी चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए, उसको कैसे देखेंगे? खुलते कहाँ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दीप। अगर आप देखिए, मुझे जो संभावना दिख रही है 11,275 से 11,325, ये 50 पॉइंट की रेंज है जिसमें कहीं निफ्टी खुलना चाहिए। ठीक है, अब आपको है ना, अगर आप जो कहाँ खुलेंगे और उसके बाद क्या पोजीशन बनानी है, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ। 11,300 आप एक काम करिए, भूल जाइए कि आप 11,408 पे बंद हुए हैं। ठीक है, इससे क्या आपको ट्रेड लेना आसान हो जाएगा। फर्ज करिए कि आप 11,300 पर बंद हुए हैं, क्लियर है। 11,300 को आप निर्णायक लेवल मान लीजिए। 11,300 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करेंगे, वहां से 1 2 3 4 5 पॉइंट गिनना शुरू कर दीजिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप अपना एक ट्रेड ले पाए। क्यों ले पाए? क्योंकि 11,300 के नीचे खुलने के बाद किस तरह से पोजीशन कटेगी वो मैं आपको थोड़ी देर में वायदा कारोबार में बताता हूं, लेकिन 11,300 आपके लिए एक वो निर्णायक लेवल हो जाएगा खुलने के बाद। तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 11,500 आपका स्टॉप लॉस है, 11,325, 300, 275 और 11,250, ये 4 टारगेट मैंने दिए हैं आपको शॉर्ट साइड पर। अब कहाँ खुलते हैं उस हिसाब से हमें शॉर्ट करना है या नहीं करना है, मैं वायदा कारोबार में आगे के आंकड़ों में बताता हूँ। अब जो लोग खरीदना चाहते हैं या शॉर्ट कवर करना चाहते हैं, एक बार 11,250, 11,300 के रेंज में चांस ले सकते हैं, या दूसरा काम ये भी कर सकते हैं 11,325 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी शॉर्ट को होल्ड भी कर सकते हैं, या जो खरीदना चाहते हैं थोड़ा नीचे का इंतजार करना चाहें मार्केट को देखकर, क्योंकि अब आपका 500 अंक नीचे हांगकांग है, डाउ फ्यूचर्स भी कमजोरी बढ़ा रहा है, उस लिहाज से आप चाहें तो 11,200 तक भी आप अपनी खरीदारी को एक्सटेंड कर सकते हैं। कहाँ खुलेगा उस हिसाब से हम दिमाग लगाएंगे। स्टॉप लॉस 11,200 वेल डिफाइंड है। 11,350, 375, 400, 450 तक के टारगेट फिर से आते हुए दिख सकते हैं। जाहिर सी बात है 400, 450 आज तो तुरंत नहीं आएंगे, वक्त लग सकता है अगर आए तो इस लिहाज से आपको पोजीशन बनानी है। बैंक निफ्टी बेचना है आपको 22,500 के स्टॉप लॉस के साथ, 22,175, 22,075 और 22,000 हो सकता है 22,000 के आसपास ही खुले, फिर 21,900 और 21,750 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखते हैं। ये है आपके लिए बैंक निफ्टी। जो लोग खरीदना चाहते हैं 21,900, 22,000 में चांस ले सकते हैं, लेकिन अगर 21,900 सीधा खुले तो फिर नहीं खरीदना है। 22,000 के नीचे खुले तो नहीं खरीदना है, 22,000 के ऊपर खुले तो फिर माफ कीजिएगा इस रेंज में खरीदना है। 21,800 आपका स्टॉप लॉस होगा, 22,075, 22,175, 275 और 425 ये ऊपर के टारगेट हैं आज के लिए। सेक्टर्स ऑटो, मेटल्स और बैंक्स, ये 3 सेक्टर मैंने चुने नेगेटिव साइड पर, जहां पर बिकवाली का दबाव ज़्यादा हो सकता है। बैंक्स के साथ आप है ना बैंक NBFCs भी रख लीजिए। तो ये 4 सेक्टर है जहां मुश्किल रहेगी आज के सेशन में। जी दीप। बिल्कुल, तो नज़र रखेंगे ऑटो, मेटल्स और बैंक्स यहाँ पर सेक्टर्स हैं, और साथ ही NBFC जहाँ पर आप थोड़ा नेगेटिव एक्शन देख सकते हैं। अब टोटल 13 स्टॉक्स हैं FNO बैन में, वहाँ पर भी नज़र रखेंगे। कल जी एंटरटेनमेंट बाहर आ गया, बट सेंचुरी टेक्सटाइल्स और कैनरा बैंक ऐड हो गए। अब सर जो डेटा है उसके बारे में बात करते हैं। FI/DI एक्शन, FI से हमने थोड़ी कैश में खरीदारी ज़रूर देखी है, पर जिस तरह से फ्यूचर्स में बिकवाली करी है, क्या संकेत लेने चाहिए सर FI एक्शन के? देखिए दीप, 450 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा छोटा तो नहीं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैंने बड़े दिनों बाद FIs के डेटा को न्यूट्रल साइड पे किया। उसकी वजह ये कि वायदा कारोबार के आंकड़े खराब है। 2 चीज़ें, पहली बात, FIs की नेट लॉन्ग पोजीशन 65% से 1% और घटकर 64% आई है। तो धीमे धीमे FIs की पोजीशन थोड़ी सी कम हो रही है लॉन्ग साइड पर, पहली बात। दूसरी बात, जो 250 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे वो बिकवाली है। 670 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे वो भी बिकवाली, यानी कि लगभग आपका 1000 करोड़ की बिकवाली यहाँ हो गई। अब आइए आप ऑप्शंस में।
ऑप्शंस में आपको इंडेक्स ऑप्शन में 225 करोड़ की ही बिकवाली दिख रही है, जो कि ज़्यादा नहीं है। लेकिन आंकड़ों को आप ज़्यादा गौर से अंदर पढ़कर देखेंगे तो जो पोजीशन बनी है उसमें पूरी की पूरी कॉल राइटिंग हुई है। जो बेचे हैं कॉल बेचे हैं, और साथ ही जहां भी खरीदारी है वहां उन्होंने पुट खरीदे हैं। यानी कि वायदा कारोबार में आंकड़ा छोटा दिख रहा है आपको 225 करोड़ की बिकवाली का ऑप्शंस में, लेकिन ये बिकवाली जो है ये दोनों ही तरफ से पुट खरीदना और कॉल बेचना एफआईज ने दबाकर ये काम किया है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि एफआईज ने पुट और कॉल दोनों के जरिए अपनी पोजीशन को होल्ड शॉर्ट किया है, यानी कि हेज किया या शॉर्ट किया, जो भी कहते हैं हम। इसका मतलब क्लियर कट है कि एफआईज को थोड़ा अंदाजा लग रहा था कि कुछ मामला मुश्किल भरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने इंडेक्स में भी पोजीशन कम की, स्टॉक्स में भी कम की, फ्यूचर्स में, और ऑप्शंस में दबाकर उन्होंने शॉर्ट साइड पर या हेजिंग की तरफ से पोजीशन बनाई। इसलिए एफआईज के डेटा एक्चुअली न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पर ज़्यादा है, न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर बिल्कुल भी नहीं है। तो बड़े दिनों बाद एफआईज के डेटा थोड़े खराब नजर आए, और खराब मैं इसलिए कह रहा हूँ देव कि कल के मार्केट को देखते हुए खराब है। कमजोर बाजार में बेचते हैं तो समझ में आता है कि एफआईज की बिकवाली प्रेशर आया, बेच दिया, लेकिन मजबूत बाजार में भी एफआईज ने बेचा है, घरेलू फंड इन्होंने नहीं खरीदा, तो लिया किसने फिर? ट्रेडर्स ने, ट्रेंड को देखकर। तो आज थोड़ा मुश्किल भरा दिन ट्रेडर्स के लिए, जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं। अब दिक्कत एक ही आती है दीप, मुश्किल भरे दिन में भी कोई ऐसी बात नहीं कि कोई पहली और आखिरी बार ये मुश्किल भरा दिन आ रहा है। होता क्या है, एक्सपायरी के दिन सस्ते ऑप्शन की वजह से थोड़ी पोजीशन ज़्यादा होती है, पहला। दूसरा, बहुत ज़्यादा गैप से खुलता है तो कुछ करने को बनता नहीं है। और तीसरा ये कि आप 4 ट्रेड में धीमे धीमे करके प्रॉफिट जमा करो, और फिर ऐसा एक बड़ा गैप से जो ओपनिंग होता है आपके उम्मीद के विपरीत, वो आपको 4-5 ट्रेड का प्रॉफिट ले जाता है। आप फिर से मतलब है ना, एक बार नीचे गिरते हैं, धूल वूल साफ करके खड़े होते हैं, तैयार होते हैं, वापस सोचते हैं कि अब फिर से फाइट करूंगा। तो वो वाली मुश्किल ट्रेडर्स के लिए आज वाली है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। ये मार्केट के का ये जो कैरेक्टर है, चरित्र है, नेचर है, आप जो कहना चाहें, ऐसा ही है। इस तरह के दिनों के लिए हमें तैयार होना ही पड़ता है। मुश्किल भरा दिन है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए, लेकिन ठीक है, डिसिप्लिन रखिए, बस एक ही चीज़ है जो ध्यान में रखनी की है। बिल्कुल, डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है जहाँ तक ट्रेडिंग का सवाल है। ऑब्वियसली थोड़ा कल की डायरेक्शन से विपरीत ओपनिंग होने वाली है। सर, जो वायदा कारोबार के संकेत हैं न्यूट्रल रखें, एक्सपायरी का दिन है, और जो पीसीआर बढ़कर 1.6 है, यहाँ से कुछ चिंता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये दीप की हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है 11,500 पर। तो 11,500 के ऊपर तो जाने की कल भी संभावना नहीं थी, आज भी नहीं है, वो कल भी बात हुई। अब उसको तो भूल जाओ, क्योंकि 11,500 हमारे काम का रहा ही नहीं। अब आइए 11,400, जहाँ पर बराबर ओपन इंटरेस्ट है 27-28 लाख शेयरों का पुट और कॉल में। अब आज आप खुलेंगे सीधा वहाँ से 100 पॉइंट, 125 पॉइंट नीचे। अब 28 लाख शेयर जो 11,400 के पुट पर, उसमें से 15 लाख शेयर कल ही जुड़े। ये कमज़ोर लॉन्ग से तेजी की पोजीशन जो कल ही बनी है, ये कमज़ोर क्यों कहता हूँ? कमज़ोर इसलिए कहता हूँ कि ये कल बनी है, और कल जो भी पोजीशन बनी 11,400 के ऊपर ही बनी, राइट। एक बार 11,395 हुआ एक आध मिनट के लिए, बाकी पूरा दिन भर हमने 11,450, 440 के आसपास ट्रेड किया। तो कल जो 15 लाख शेयर लॉन्ग हुए हैं कॉल्स में, वो कहाँ हुए हैं? वो 11,425, 11,450 के आसपास हुए हैं। समझिए, वहाँ से 150 पॉइंट नीचे अगर ये गिरते हैं तो ये बेचारे वो लोग से जिन्होंने 50 पॉइंट, 25 पॉइंट, 75 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 11,500 तक के लिए, 25 से 50 पॉइंट के लिए इन्होंने निफ्टी लॉन्ग किया है, लेकिन लग कितने रहे? 125, 150 पॉइंट। इसलिए ये कमज़ोर ट्रेडर्स हैं। इनकी कल लॉन्ग जो है वो हायर लेवल की है। जिन लोगों ने अभी भी 11,200 का निफ्टी लॉन्ग रखा हुआ है, उन्हें तो आज भी दिक्कत नहीं है। वो सोचेंगे चलिए मेरा नुकसान जो हुआ वो प्रॉफिट का ही तो हुआ है ना, अभी भी मेरा तो ऊपर है, वो तो दिक्कत में नहीं। दिक्कत में वो लोग होते हैं जिन्होंने ऊपर के लेवल पर लॉन्ग किया। और कल जो 15 लाख शेयर जुड़े हैं, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत का काम है। अब जब आप इतना गैप से नीचे खुलेंगे तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी पड़ेगी। तो पहले तो 28 लाख शेयर है, फिर 11,350 के पुट पर भी 15 लाख शेयर है, तो कुल मिलाकर 45 लाख शेयर। तो ये गिन लीजिए आप। अगर 11,300 तोड़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो टूटने का संकेत है, दिक्कत यहाँ है, दिक्कत और कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि 11,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 37 लाख शेयरों का, और जैसे ही आप 11,300 तोड़ेंगे तो आप ये देखिए 45 और 35 कितना हो गया? 50 से 80-85 लाख शेयर ऐसे हो जाएंगे आपके निफ्टी लॉन्ग साइड पर, जो रिस्क पर है और जिनके लिए आज एक्सपायरी में पैसा बनाना मुश्किल होगा। तो एक बार गैप से खुले 11,300 के नीचे गए तो आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर आएगा, जो 11,200 से 11,250 की रेंज में निफ्टी को ले जा सकता है अगर 11,300 के नीचे खुलकर 5-7 मिनट टिक गए तो। और उसके बाद आपके लिए 11,300, 11,325
ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल आज दिन भर के लिए बन जाएगा। ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए। पॉइंट नंबर 1, ये निफ्टी की बात हुई। 11,300 के नीचे खुलना ये बहुत मुश्किल वाला मामला है। 80 लाख 85 लाख शेयर ऐसे हैं जो रिस्क पर आएंगे। अब आइए बैंक निफ्टी। 22,000 के नीचे खुलेंगे तो समस्या है। क्यों? 22,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8 लाख शेयरों का है और 22,100, 200, 300, 400 पे 4 लाख शेयर, यानी कि 16 लाख, ये गिन लीजिए। तो 25 लाख शेयर ऐसे हो जाएंगे 22,000 के नीचे जो बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड पर रिस्क पर आ जाते हैं और इन्हें अपनी पोजीशन कम करनी पड़ेगी। कोई 200 पॉइंट नीचे, किसी के भाव से किसी के 300 पॉइंट नीचे, तो ये रिस्क पर आएंगे। तो 22,000 के नीचे 21,900, 22,000 ये आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स की। उसके नीचे फिर सीधा 21,650, 21,700 तक का घर खुल जाता है, नीचे का उतना रास्ता खुल जाता है। ये आपके लिए बैंक निफ्टी हो गया। ऊपर की तरफ 22,500 पार होगा ही नहीं, ये मानकर चलिए। 10 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कल भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग 22,500 पर हुई है। तो सिंपल चीज़ें 22,500 ऊपर के लिए साफ तौर पर आपको रेजिस्टेंस है। 22,000 पर नज़र रखिए। 22,000 के नीचे मामला खराब है। एक बार 22,000 तोड़ा तो फिर 22,075, 22,175 ऊपर की जो रेंज है वो आपके लिए बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगी। ठीक उसी तरह से जैसे निफ्टी के लिए 11,300, 11,325 का ऊपर का लेवल होगा। जी दीप। बिल्कुल, तो ये हैं कुछ अहम स्तर जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। कमज़ोर क्यूज़ आ रहे हैं, वक्त की एक्सपायरी का दिन है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो आज मार्केट डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे। चलिए अब हमारी रिसर्च टीम के साथ भी जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स पर आज आपको फोकस करना चाहिए। संदीप और पूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग संदीप, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और कुछ जो पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स और खबरों वाले स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले जो आज रिजल्ट्स आएंगे उसमें शीला फॉर्म, मॉयल, लिंकन फार्मा, आईओबी, हेल्थ केयर ग्लोबल और फूड्स एंड इंस, ये कुछ कंपनियां जिनके कैश सेगमेंट के नंबर्स आएंगे। वायदा बाजार में आज कोई भी कंपनी नहीं जिसके नंबर्स आएंगे। आरबीएल बैंक, इनकी आज बोर्ड बैठक है जिसमें प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए फंड्स जुटाने के ऊपर बोर्ड फैसला करेगा। ये स्टॉक फोकस में रहेगा। आरती ड्रग्स, इनकी बोनस शेयर जारी करने के ऊपर बोर्ड बैठक है, ये स्टॉक भी लाइमलाइट में रहेगा। और आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले पर सुनवाई होने जा रही है। चौथा दिन लगातार है जब ये एजीआर मामले में सुनवाई हो रही, तो टेलीकॉम स्टॉक्स के अलावा कुछ बैंक जिनका एक्सपोजर है वो भी स्टॉक्स आज लाइमलाइट में रहेंगे। कुछ रिजल्ट्स जो आप कह रहे हैं बाजार बंद होने के बाद आए, उसमें बामन लॉरी, ये मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। इनकी आप आय देखेंगे उसमें 36% का ड्रॉप है। अबिड्डा लेवल पे यानी कि कामकाजी फ्रंट पे भी घाटा पोस्ट किया है कंपनी ने 2 करोड़ का 44 करोड़ के मुकाबले। और नेट लेवल पे आप देखिए प्रॉफिट था 22.5 करोड़ का, उसके मुकाबले 9.5 करोड़ रुपए का घाटा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। तो नेट नंबर्स काफ़ी खराब है। इसी तरह से आप देखेंगे जो रैमकी इंफ्रा, इसके नंबर्स भी काफ़ी कमजोर है। तो कंपनी पहले ही घाटे में थी और उसके मुकाबले आप देखिए घाटा बढ़ता हुआ दिखा है। आय इनकी 56% घटी है। कामकाजी मुनाफे में 87% का ड्रॉप है। जो मार्जिन 7% वाले थे वो घटकर 2% हो गए और जो मुनाफा घाटा 5.7 करोड़ था वो बढ़कर 62 करोड़ हो गया। तो अच्छा खासा जंप आप देखें इनके घाटे में 10 गुना के आसपास का हुआ है। रुचि सोया नंबर्स यहाँ पे भी आपको हल्के कमजोर नजर आएंगे, हालांकि कामकाजी फ्रंट पे आपको नंबर्स अच्छे नजर आएंगे। तो मिले जुले कह सकते हैं आय इनकी 2% के आसपास घटती हुई दिखी है, लेकिन कामकाजी फ्रंट पे आप देखिए छोटा बेस था 37 करोड़ का, उसके सामने 123 करोड़ का नंबर पोस्ट किया है। 3 गुना के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली है। और मार्जिन जो 1% वाले थे 4% हो गए, 4 गुना की बढ़त लगभग आप देखें मार्जिन में आई है। लेकिन मुनाफा आप देखेंगे जो 14 करोड़ था वो 12.25 करोड़ हुआ है घटकर, तो 12.5% के आसपास का ड्रॉप आया। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट भी साथ में शेयर करना चाहूंगा कि इनके जो एमडी है आचार्य बालकृष्ण, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 18 अगस्त से ही ये लागू होता हुआ दिखेगा और अब नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो पद है वो संभालते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ कॉस्मो फिल्म्स, सेल्स को अगर आप छोड़ दें तो बाकी नंबर्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग नजर आएंगे इस कंपनी की। जहां तक बात है कंसो आधार पे साल दर साल इनकी जो आय है वो करीब 11% घटी है। कामकाजी मुनाफा देखिए 52% की ग्रोथ रिपोर्ट करी, 87 करोड़ के नंबर्स आए हैं। 10.5% वाले मार्जिन बढ़कर 18% हो गए और मुनाफे में लगभग 70% के आसपास की साल दर साल आपको बढ़त नजर आएगी। और इसके साथ साथ अपडेट ये भी है कि बोर्ड ने पेट केयर कारोबार में उतरने की भी यहाँ पे मंजूरी दे दी है। आखिर में कैना मेटल इंडिया, इसके नंबर्स में अगर आप देखें तो बहुत खराब है। मुनाफे से कंपनी घाटे में आती हुई दिखी है। इनकी सेल्स में आप देखें करीब 59% का आपको ड्रॉप नजर आएगा। अबिड्डा लेवल पे घाटे में आई है, 27.3 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने 12.7 करोड़ का यहाँ पे घाटा आया है। और नेट लेवल पे भी ये कंपनी आप देखें 17.5 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने 9.5 करोड़ का घाटा पोस्ट किया है। तो यहां पे भी नंबर्स काफी कमजोर हैं। बिल्कुल, और कुछ और नतीजों के एनालिसिस के लिए बस कुछ ही देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे रिजल्ट एक्सरे के लिए। पर उससे पहले पूजा से भी बात करते हैं और जानते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग पूजा।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत कुछ होटल स्टॉक से करते हैं। दिल्ली में मौजूद जितने भी होटल कंपनियां हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अनलॉक 3 में ये आदेश दिया है कि दिल्ली में होटल खोलने की मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल जिम बंद रहेंगे लेकिन होटल्स ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज होटल स्टॉक्स पे इस खबर का कुछ सेंटिमेंट के लिहाज से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इमामी पर नजर रखें। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने कुछ और नॉन कोर एसेट्स बेचकर पूंजी जुटाने की योजना है। कुछ महीने पहले हमने देखा था कि इमामी सीमेंट में कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। प्रमोटर के गिरवी रखे शेयर्स घटाने पर भी फोकस है और प्रमोटर की जो मौजूदा हिस्सेदारी है उसमें करीब 50% शेयर उनके गिरवी पड़े हुए हैं, तो उसको भी कम करने पर प्रमोटर फोकस कर रही है। तो ये तमाम न्यूज है इमामी के लिए, जिसके चलते आज ये भी फोकस में रहेगा। L&T फाइनेंस, यहाँ पर भी खबर आ रही है कि कंपनी के राइट्स इशू के जरिए कुछ रकम जुटाने की योजना है, जिसमें कि करीब 3,360 करोड़ रुपए जुटाने पर विचार जारी है राइट्स इशू के जरिए। मैस्टिक भी आज फोकस में रहेगा। अबैकस ग्रोथ फंड ने हिस्सा बढ़ा दिया है। 4.96% से बढ़ाकर जो हिस्सा है वो करीब 5.9% कर दिया। और यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम भी बता देते हैं जिस बीच ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। 9 मार्च से 13 जुलाई के बीच में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है और अब जो हिस्सा है वो 5.9% तक पहुंच चुका है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल, यहाँ पर भी नजर रखिए। यहाँ पर हम देख रहे थे लगातार येस बैंक इसमें हिस्सेदारी बेच रही थी और अब कई चरणों में वो अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह से बेच चुकी है। करीब 10% हिस्सेदारी होल्ड करती थी, जो कि अब पूरी तरह से वो बेच चुकी है। इसके अलावा प्रमोटर की तरफ से भी कुछ खरीदारी और बिकवाली हुई है। मेघमानी ऑर्गेनिक्स, 13 से 14 अगस्त के बीच प्रमोटर ने करीब 4 लाख शेयर्स की खरीदारी की है कंपनी में। JSW स्टील, यहाँ पर भी 2 दिनों में यानी कि 13 से 14 अगस्त के बीच प्रमोटर ने करीब 28 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। जामना ऑटो भी फोकस में है आज, क्योंकि 18 अगस्त को प्रमोटर ने करीब 75,000 शेयर्स की खरीदारी की है। और KNC इंटरनेशनल, यहाँ पर भी प्रमोटर्स की तरफ से लगातार खरीदारी हो रही है। 14 से 17 अगस्त के बीच प्रमोटर ने करीब 95,000 शेयर्स की खरीदारी की। बिल्कुल, तो भरपूर फंड एक्शन और भरपूर प्रमोटर एक्शन के दम पर कुछ स्टॉक्स आज फोकस में आएंगे। आइए देख लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं FIR में। संदीप के पास ही है आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट। सब बताइए संदीप, किधर है आज फोकस ब्रोकरेजेस का? आदि, पहले आपको आईटी सेक्टर पे फोकस करना होगा। आज CLSA की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उनका ये कहना है कि जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली है इस पूरे स्पेस में वो PE एक्सपेंशन यानी कि PE में जो विस्तार होगा, प्राइस अर्निंग्स में विस्तार होगा, उस वजह से देखने को मिलेगी। इन्फोसिस और HCL टेक 2 पसंदीदा पिक्स उन्होंने अपनी बताई हैं। और हालिया अंडर परफॉर्मेंस के बाद TCS का स्टॉक भी उनका कहना है कि काफी ज्यादा आकर्षक है। इसके अलावा 2 वेदांता के ऊपर रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें एक सिटी की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने खरीदारी की राय दी, 150 का लक्ष्य दिया है। और हाल में इन्होंने जो बॉन्ड इशू कंप्लीट किया है उसके बाद $3.15 बिलियन के आसपास की इनके पास रकम बची है। तो उस लिहाज से वो कह रहे हैं कि जो डीलिस्टिंग का प्राइस है इस रकम को कंसीडर करें तो 127 रुपए प्रति शेयर के आसपास का हो सकता है। बुक वैल्यू 147 रुपए की है। हालांकि वो कह रहे हैं कि डीलिस्टिंग का जो सही भाव निकालना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। और CLSA ने 133 रुपए का टारगेट दिया है, 105 रुपए से बढ़ाकर आउट परफॉर्म की रेटिंग अभी भी मेंटेन्ड है। CLSA का भी ये कहना है कि जो रकम इनके पास आई है उससे करीब 128 रुपए प्रति शेयर के आसपास का जो प्राइस है वो निकल के सामने आता है। उन्होंने जो EBITDA के एस्टीमेट्स हैं उनको ऊपर की ओर रिवाइज किया है FY21 से FY23 के बीच में 9 से 21%। JSW एनर्जी, CLSA की खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य 75 रुपए का है। एक नए ऑर्डर के लिए इन्होंने बोली जो लगाई है वहां पे ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़े बिडर नजर आ रहे हैं। और कंपनी लगातार अपनी जो कैपेसिटी है उसे दोगुना करने के ऊपर फोकस कर रही है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कंपनी का काफी ज्यादा फोकस है। और उस वजह से उनका कहना है कि पूरे सेक्टर में अगर आप देखें ये कंपनी आपको काफी सस्ती नजर आएगी। टाटा पावर पर जेफरीज की अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार है, 40 रुपए का लक्ष्य है। उनका ये कहना है कि पॉजिटिव्स हैं, इन्होंने अपना डेट रिडक्शन किया लेकिन वो फैक्टर्ड इन है। लेकिन जो कुछ नेगेटिव्स हैं जो अंडर एस्टिमेट कर रहा है बाजार वो है लोअर रिटर्न्स और इंक्रीमेंटल केपेक्स। PNB हाउसिंग, यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग है, 290 रुपए का लक्ष्य है। इन्होंने एक प्रेफरेंशियल इशू किया है, 1800 करोड़ रुपए के आसपास की रकम आई है। वो कह रहे हैं कि हालांकि राइट इशू करते तो ज्यादा अट्रैक्टिव होता, लेकिन उसके बावजूद भी रिस्क रिवॉर्ड इस कंपनी को लेकर काफी आकर्षक नजर आ रहा है। आखिर में बायोकॉन पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी, 415 रुपए का लक्ष्य है। उनका यह कहना है कि ओगिवरी नाम की इनकी जो दवा है वहां पे इन्होंने मार्केट शेयर में बढ़त बरकरार है, लेकिन मार्केट शेयर में जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं मौजूदा भाव में उनको शामिल नजर आती है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव्स फैक्टर्ड इन है, इसलिए वो न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 415 रुपए का लक्ष्य।
ओके, तो ये है आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और नतीजों का ले लेते हैं विश्लेषण, और आपके लिए सही, सटीक और बेहतरीन विश्लेषण तमाम नतीजों का, और स्पेशली छोटी मझोली कंपनियों का जिन पर नजर किसी की नहीं रहती है, उस पर नजर रहती है पूरी बारीकी से वरिंदर बंसल की। आइए वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। नतीजों की लिस्ट भले ही छोटी होती दिख रही हो, लेकिन विश्लेषण मिलेगा आपको एकदम सही और सटीक, क्योंकि कोई भी आंकड़ा वरिंदर की नजर से छूटता नहीं है। गुड मॉर्निंग वरिंदर, बताइए कुछ अच्छा भी है आज नतीजों में? कौन से स्टॉक्स हैं? है सर, कुछ अच्छा है नतीजों में आज, बट फॉर द फैंस ऑफ रुचि सोया, जस्ट टू पुट द नंबर्स इन पर्सपेक्टिव, लेट मी रिमाइंड यू कि उसका मार्केट कैप अभी 21,000 करोड़ है, तो सेल्स उसका कम हुआ था, एबिटा को 36 करोड़ से 124 करोड़ हुआ था, और प्रॉफिट 12 करोड़ का हुआ कंपेयर टू अ लॉस ऑफ 4 करोड़। तो आप सोचिए सर, 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 12 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट आ रहा है इस कंपनी का। वैल्यूएशन का कुछ मालूम ही नहीं है इस कंपनी का, बट आई डोंट नो, नंबर्स कुछ आ नहीं रहे हैं इसके, बट स्टॉक जो भी हो रहा है। ऑन अदर साइड अच्छे नंबर्स में एक कंपनी है सर, बट लेट मी आल्सो वार्न यू कि इसकी कोई हिस्ट्री ज्यादा अच्छी नहीं रही है। नंबर्स अगर बैलेंस शीट देखें ज्यादा कुछ अच्छा नहीं रहा है, बट अगर पीएनएल ही देखना है तो पीएनएल में इस क्वार्टर में इस कंपनी के नंबर्स अच्छे आए थे। आशापुरा माइन कैम्प के सेल्स 115 करोड़ से 286 करोड़ हो गए हैं, एबिटा 4 करोड़ का 27 करोड़ हो गया है, मार्जिन 3.5% के 9.5% हो गए हैं, और प्रॉफिट 1 करोड़ से 36 करोड़ हो गया है इसमें। ऑफ कोर्स इसमें देयर इज अ वन ऑफ व्हिच हैज कम इन, क्योंकि प्रॉफिट कभी भी एबिटा से ऊपर नहीं हो सकता। एज ए सेड, लेट मी आल्सो वार्न यू कि इसने लास्ट 3 क्वार्टर में सर नेगेटिव मार्जिन्स किया था, सो ये भी कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है। इसका आरओसी जो है वो नेगेटिव में है, नेगेटिव 22% है, और प्रमोटर्स का 65% प्लेज है। सो यस, द स्टॉक विल बी एक्साइटेड टुडे, बट नंबर्स आर गुड ऑफ कोर्स, बट हिस्टोरिकली नंबर्स, बैलेंस शीट, प्रमोटर्स प्लेज, आरओसी में इशू रहा है इस कंपनी में। दूसरा, पैकेजिंग कंपनीज में सर हम बार बार बोल रहे हैं, यूफ्लेक्स हुआ, पॉलीप्लेक्स हुआ, आज कॉस्मो फिल्म्स की बारी है। अगेन सर मैं ये बता दूं कि चाहे वो यूफ्लेक्स हुआ चाहे पॉलीप्लेक्स हुआ, दे आर गेटिंग बेनिफिट ड्यू टू कॉस्ट कटिंग। सेल्स में कुछ भी मैंने नहीं देखा कि सेल्स इंक्रीज बहुत ज्यादा हुआ इन कंपनीज का, सो दैट इज अ डैम्पनर फॉर मी। इवन कॉस्मो फिल्म्स में आप देखेंगे तो सेल्स 11% नीचे है, बट उसका एबिटा 52% ऊपर था, टेलिंग यू कि किस तरीके से कॉस्ट कंट्रोल से इनका मार्जिन ऊपर आ रहा है। तो एबिटा 57 करोड़ से 87 करोड़ हो गया, मार्जिन 10% से 18% हो गए, और प्रॉफिट कुछ 28 करोड़ से 47 करोड़ हो गया। द गुड थिंग अबाउट दीज कंपनीज वाज दैट दे वर वेरी चीप, दे वर ट्रेडिंग एट 4-5 टाइम्स अर्निंग्स, अभी 7-8 टाइम के मल्टीपल पे आ गई है ये कंपनीज, बट सेल्स में कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं है। तो गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम कॉस्मो फिल्म्स। तो ये अच्छे नतीजों की लिस्ट, लेकिन कमजोर नतीजों में, और स्पेशली बामा ग्लोरी, यहां पर आप कमजोर दिख रहे हैं। यहां पर काफी लोग बुलिश है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं। सर लॉजिस्टिक्स में ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी लॉजिस्टिक्स कंपनी हमने देखी इस क्वार्टर में। आप महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लगा लीजिए, वन ऑफ द बेटर कंपनीज टीसीए लगा लीजिए, किसी भी कंपनी के नंबर उस तरीके से अच्छे नहीं आए हैं। तो बामा लॉरी का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू वहां से आता है, सो ये क्वार्टर एक्सपेक्टेड तो ऐसा खराब जाएगा। इट्स अ पीएसयू कंपनी, लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि इसमें डाइवेस्टमेंट का स्कोप है, दे हैव अ लॉट ऑफ एसेट्स व्हिच आर देयर, बट ऑनेस्टली सर आपको पता है, मुझे पता है कि लास्ट 5 साल से हमने कभी देखा नहीं इसके अर्निंग्स आते हुए। सो होप रहा है, अर्निंग्स नहीं आए हैं ये क्वार्टर, एज ए सेड, बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिकल, बिकॉज ऑफ द सेक्टर व्हाट दे आर इन, इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी बैड। और सेल्स जैसे 430 करोड़ से 270 करोड़ रहेगी है, और सर इस बार इसने एबिटा लॉस किया 2 करोड़ का कंपेयर टू प्रॉफिट ऑफ 44 करोड़। सो नंबर कहीं से नहीं आए सर, डीप वैल्यू, चीप स्टॉक, PSU, all those things are there, but that's a hope, but not earnings. Similarly, Tidewater Oil, sir, sales उसके कुछ 340 करोड़ से 200 करोड़ हो गए हैं, एबिटा 33 करोड़ से 20 करोड़ हो गया है। द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी वाज कि इसके मार्जिन्स मेंटेन रहे हैं, 9.7% से 9.9% रहे हैं। सो अदरवाइज देयर वाज नथिंग मेजर टेक अवे फ्रॉम दिस कंपनी। अगेन सर, सो हो क्या रहा है सर, जो सेक्टर्स है ना उस तरीके से सारे के सारे वैसे चल रहे हैं। सो वी आर नॉट सीइंग कि एक कंपनी सेक्टर में बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है। एशियन ग्रेनाइटो, आपने देखा होगा कि ग्रेनाइट स्पेस में, टाइल स्पेस में हमने कजारिया की बात की थी, सब जो कंपनीज थी, उस सोमानी से RMX हुआ, उनके सबके नंबर्स खराब आए थे। तो क्लियरली एशियन ग्रेनाइटो का सेल्स 58% नीचे है, एबिटा 90% नीचे है, और इस बार नेट लॉस रिपोर्ट किया है, 11% से मार्जिन 3% रह गए हैं। But I don't know why this company is trading at 30 times earnings, Asian Granito, so very, very expensive for me.
आई विल जस्ट कवर फुस आल्सो सर. सो फुस में क्या है, केनामेटल इंडिया, अगेन इट वाज एक्सपेक्टेड कि हम इस पर नंबर्स गंदे आएंगे बिकॉज ये ऑटो स्पेस को केटर करती है, ऑटो स्पेस को. और ऑटो में हमने देखा है ऑटो एनसीपी के नंबर्स बहुत खराब आए हैं. तो इस बार इसका सेल्स 232 करोड़ से 100 करोड़ हो गया, एबिटा लॉस किया और नेट लॉस भी किया इस कंपनी ने. 22-23 टाइम पे ट्रेड करता है सर. एमएनसी कंपनी है, सो नॉट वेरी 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 एक्सपेंसिव, बट दिस टाइम इट वाज फर्स्ट. रामकी इंफ्रा, द लेस आई से इट इज बेटर बिकॉज नंबर्स बहुत ही खराब आए हैं और कंसिस्टेंटली खराब आ रहे हैं सर. तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये एक क्वार्टर खराब है बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल. सेल्स 550 करोड़ के 200 करोड़ रह गए हैं, एबिटा 38 करोड़ का 5 करोड़ रह गए हैं. नेट लॉस किया था इसने 60 करोड़ का इस बार. और लास्ट 5 क्वार्टर से लगातार हर क्वार्टर में ये लॉस दिखा रहा है. तो लास्ट 5 क्वार्टर का अगर लॉस इकट्ठा देखें तो कुछ 320 करोड़ का लॉस है इस बार. वी रिटेल के अगेन सर, V2 रिटेल के नंबर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत टाइम से नहीं आ रहे हैं. कोई ऐसा नहीं है कि यही क्वार्टर ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, बट इस क्वार्टर में तो फुस ही थे. सेल्स 200 करोड़ की 37 करोड़ रह गई है. एबिटा लॉस किया कंपनी ने, नेट लॉस किया 9 करोड़ का. लास्ट 2 क्वार्टर से लॉस कर रहा है. सो बकैली दी सेगमेंट्स ऑफ रिटेल कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज इस बार खराब कर रही है. सिंपल सी बात ये है सर. ओके, तो ये है आपके लिए वो तमाम स्टॉक्स जहां पर एक्शन आज नतीजों के दम पर रहने वाला है. लिस्ट भली छोटी हो, विश्लेषण परफेक्ट आपको फिर से कल मिलेगा वरिंदर की तरफ से. बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बेहतरीन रिजल्ट एनालिसिस हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए. न सिर्फ रिजल्ट बल्कि रिजल्ट के साथ पिछले 3-5 सालों का इतिहास, कंपनी किस तरह से कामकाज कर रही है, सेल्स, रेवेन्यू ग्रोथ, डेटर्स बढ़ना घटना, ये सारी बारीकियां हैं जो वरिंदर आपको हर रोज बताते हैं. आइए बढ़ते हैं आगे और अब हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल को करते हैं शामिल कार्यक्रम में. सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वक्त है पिक ऑफ द डे के बिगुल का. और कुणाल जी और राकेश जी से करेंगे शुरुआत. इन्होंने पिक ऑफ द डे जॉइंट देने का फैसला किया है. मतलब दोनों ने मिलाकर 50-50% काम किया है. नहीं तो पिक ऑफ द डे तो दोनों की अलग होती है, लेकिन आज दोनों की साथ में है. बताएं सर, पहले शुरुआत कौन करेंगे आप दोनों में से? गुड मॉर्निंग अनिल जी. मैं शुरुआत कर रहा हूं और ये ज्वाइंट पिक ऑफ द डे इसलिए आ रहा है क्योंकि एक पॉपुलर डिमांड थी अनिल जी. कल आपने प्रश्न किया था कि पिक ऑफ द डे ज्वाइंट देने का मन नहीं करता है, तो कल कुणाल जी ने समय निकाला, शाम को फोन करा और डिसाइड करा कि एक पिक ऑफ द डे, ज्वाइंट पिक ऑफ द डे देंगे. और खरीदारी की राय है जेबी केमिकल पर, एक री रेटिंग का कैंडिडेट है. देखिए अनिल जी, ये चीजें तो सब जानते हैं. 6000 करोड़ की मार्केट कैप है, पीई 21 का है, आरओई 19 की है, आरओसी 24 का है और डेट फ्री कंपनी है. ये सब जानते हैं. केकेआर ने अभी इसको टेक ओवर करा है 54%. बट री रेटिंग का कैंडिडेट, ये चीजें तो पब्लिक डोमेन में है. एक चीज जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो ये है कि 3 बिगीज ऑफ सिप्ला, उन्होंने सिप्ला को छोड़ा है और सिप्ला जो है रेस्पिरेटरी ड्रग्स में लीडर है. और मोस्ट लाइकली जो 3 बड़े नाम जिन्होंने सिप्ला को छोड़ा है वो जेबी केमिकल को ज्वाइन करेंगे. तो ये जो न्यूज है, ये जो एनालिसिस है, ये दर्शाता है कि जेबी केमिकल की एंट्री रेस्पिरेटरी स्पेस में होगी. और केकेआर जो कि प्राइवेट इक्विटी है उसने यूं ही नहीं खरीदा और एक्सपेंशन करेंगे रेस्पिरेटरी ड्रग्स पे. तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अपडेट है जेबी केमिकल पर. इसको खरीदने की राय है. ओवर टू कुणाल जी. अनिल जी देखिए, कल मैंने राकेश जी को फोन किया तो राकेश जी भी जेबी केमिकल का चार्ट देख रहे थे. भाग्यवश मैं भी जेबी केमिकल का चार्ट देख रहा था और दोनों हम एक ही चार्ट देख रहे थे. तो दोनों ने तय किया कि इसी को पिक ऑफ द डे लेंगे. अनिल जी देखिए, जेबी केमिकल लगातार एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और इसने लगातार बाजार को आउट परफॉर्म किया है. अभी इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है. और जैसे राकेश जी ने कहा कि क्योंकि अब इसमें प्राइवेट इक्विटी का मैनेजमेंट है, इस कंपनी में नई एफिशिएंसी, नया कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता हुआ दिखेगा, तो एक बहुत बड़ा री रेटिंग का कैंडिडेट है. इन स्तरों पर बाय करके चले. चार्ट पर कल के ट्रेड में एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है. 770 के स्टॉप लॉस से बाय करें. 840 और 860 ये 2 टारगेट्स हैं जिनके लिए जेबी केमिकल्स खरीदारी की राय है. और हाँ अनिल जी, आपको सुप्रभात करना मैं भूल गया, तो आपको और दीपांशु को दोनों को सुप्रभात. बिल्कुल, आपको भी सुप्रभात. और एक बात और बता दूं कुणाल जी, ये सब आप राकेश जी के चक्कर में ना पड़ें. और अगर जब भी जॉइंट पिक देने का मूड हो आपका, तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी राकेश जी पे डाल दें. लॉकडाउन का वक्त है, आप घर पर हैं,
आप छोटे कुणाल जी के साथ समय व्यतीत करें, एंजॉय करें, क्योंकि छोटे कुणाल जी के साथ जो आपके दिन अभी चल रहे हैं वो वापस ज़िंदगी में आने वाले नहीं है। तो ये काम तो राकेश जी पे छोड़ दे, अंकल होने का थोड़ा तो उनको फ़र्ज निभाना चाहिए। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, आपको जो करना है वही करें। बंसल जी आपको भटका रहे हैं, आप कृपया करके भटके ना। आइए वागले साहब हमारे साथ हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा भी पिक ऑफ द डे एक केमिकल्स ही है, वो है टाटा केमिकल्स, जो मैंने कल बात की थी। कल उसमें इंट्राडे वाली मूव आई। आज मुझे इतने 120-130 पॉइंट एसजीएक्स डाउन होते हुए भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये नीचे में बाइंग का कैंडिडेट है। इसमें जो कल वॉल्यूम्स हुए हैं, कल के डेली वॉल्यूम्स पिछले 6 महीने से हाईएस्ट है। एक 304 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसने मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। और ये होते इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज अगले कुछ दिनों में आनी चाहिए। वो न्यूज क्या है, मैं मेरे दोस्त राकेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उनके पास ये सब इंफॉर्मेशन होती है और वो अच्छा एनालिसिस करते हैं। चार्ट्स में मुझे इसमें बहुत स्ट्रेंथ दिखती है। मेरा 306 का स्टॉप लॉस है, 311 का बंद है, 306 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 324 तक की मूव मुझे 1 से 2 दिनों में दिखाई देती है। ओके और सुबह की पहली किरण के साथ स्माइल करने वाले किरण जी हमारे साथ है। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। अनिल जी मेरा नोटा रहेगा। इसका कारण ये है कि निफ्टी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट दिया था 11,350 के ऊपर, पर आज इसके नीचे वापस जा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ड्यूरिंग मार्केट आज ये एनालाइज करने में कि 11,350 होल्ड करता है या नहीं। अगर होल्ड करता है तो अनिल जी 2-3 काउंटर है जिसके ऊपर मेरी नजर है। परसों के हमारा ग्रासिम, कल का सेंचुरी, उसी तरह के एक अच्छे कगार पे बैठे 2-3 स्टॉक्स, तो वो ट्रिगर होते ही मैं अपना हाथ ऊपर करूंगा और फिर वो कॉल जारी होगा। हाथ ऊपर करें, एक ही करें। 2 हाथ ऊपर करने का मतलब सरेंडर होता है, 1 हाथ ऊपर करने का मतलब है कि मैं कुछ कहना या पूछना चाहता हूं। तो आप ये ध्यान रखें आप कितने हाथ, क्योंकि आपने कहा ना 3-4 स्टॉक है तो एक साथ ऐसा पता चला 2 में ट्रिगर आए। ये जरूर आप ध्यान में इस नियम का पालन करें किरण जी। जी वागले साहब कुछ कहना चाहते हैं जी। अनिल जी 1 हाथ ऊपर करने और 2 हाथ ऊपर करने का मतलब आपने समझाया, ये भी समझा दीजिए कि उंगली करने का मतलब क्या है, उंगली ऊपर करने का मतलब क्या है। आउट, सिंपल। मैं तो क्रिकेट फैन हूं, मुझे तो उंगली ऊपर करने का मतलब एक ही समझ में आता है कि भाई चलो हो गया काम, पवेलियन पहुंचो। बिल्कुल क्लियर कट। ओके लेकिन राजेश जी भी हमारे साथ है। जी 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 वागले साहब जी। अनिल जी क्योंकि मैं हाथ के साथ उंगली भी ऊपर करता हूं, तो इसका कहीं आप विपरीत अर्थ ना निकाले, इसके लिए मैंने पूछा। अरे गजब। देखो आपको न तो शो से, न चैनल से, न दिल से, कहीं से नहीं निकाल सकते वागले साहब। ये तो वो कहते हैं जन्मों जन्मों का बंधन है, आप चिंता न करें। बिल्कुल कैसे आपको तो निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए राजेश जी से लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे जो रहेगा वो रहेगा आईजीएल। आईजीएल में देखें तो लास्ट सेशन में जिस तरीके से बाइंग एक्शन था, एक म्यूटेड परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें डेली चार्ट पे तो स्टॉक ने एक ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया हुआ है नियर टर्म चार्ट पे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का आईजीएल का सेटअप है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में एक बॉटम फॉर्मेशन किया है 385, 395 ये रेंज में कंसोलिडेशन हुआ है पिछले 7-8 दिन में। और जिस तरीके का सेटअप है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अब यहां से एक अप मूव बनते हुए दिखना चाहिए, जो कि इसको 410 की तरफ लेके जाएगा। तो आईजीएल बाय करेंगे, 396 के आसपास क्लोज हुआ है कल। 390 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे और टारगेट होंगे इसके 410 तक के। ओके 410 तक के टारगेट के लिए आईजीएल में करनी है खरीदारी। सेठी साहब हैं हमारे साथ, और सेठी साहब के पास होते हैं स्टॉक नहीं होता सेठी साहब के पास में, एस और लगा देते हैं वो सेठी साहब, अपना स्टॉक की जगह स्टॉक्स होते हैं। सेठी साहब बताइए आपके स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, आज बाजार तो गैप डाउन खुलने वाले हैं, बिकॉज कल इंटरनेशनल क्यूज जिस तरह से शाम को रात को जो यूएस में एफओएमसी की मीटिंग्स के मिनट्स आए, उसके बाद से वहां थोड़ी गिरावट, और आज डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े कमजोर है, तो बाजार गैप डाउन खुलेंगे। बट मुझे लगता है गैप डाउन खुलने पे एक बहुत ही अच्छा मौका होगा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को लेने का, बिकॉज मुझे लगता है ये जो करेक्शन होगा ये शॉर्ट लिव्ड होगा और फिर हमारे बाजार में कोई दिक्कतें नहीं है और ये रिकवरी होनी चाहिए।
तो ये जो गिरावट आती है उसमें 3 स्टॉक्स F&O स्पेस से मैंने आइडेंटिफाई करे हैं जिनमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक स्टॉक कॉमन है जो कि वागले जी ने अभी रेकमेंड करा, टाटा केमिकल्स, वो मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है आज की इस गिरावट में अगर वो थोड़ा नीचे खुले तो एक अच्छा मौका होगा खरीदारी करने का। उसमें कुछ फंडामेंटल खबरें भी है कि सरकार ने जो कॉस्टिक सोडा वगैरह में जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है तो उसका एक फायदा इन सब केमिकल कंपनीज को जो कि इस प्रोडक्ट को बनाती है उनको होना है। जिस हिसाब से हमने बाकी भी स्टॉक्स इस सेक्टर के जैसे गुजरात एल्कलीज है उनमें तेजी देखी है, तो मुझे लगता है टाटा केमिकल्स में नीचे के लेवल्स पे खरीदारी करें। इसके अलावा भारतीय एयरटेल भी मुझे करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये भी आज अगर गिरावट पे मिलता है तो एक खरीदारी करने का मौका है, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। और तीसरा स्टॉक है NMDC जो कि एक PSU आयरन ओर बनाने वाली कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी आयरन ओर बनाने वाली कंपनी है। हाल ही में 2-3 बार इन्होंने प्राइस हाइक्स भी लिए हैं। मुझे लगता है अगर ये स्टॉक भी आज वीकनेस के साथ खुलता है तो वहां पे खरीदारी करने के मौके हैं। ओके, ये है आपके लिए राय भारतीय एयरटेल, NMDC और साथ ही टाटा केमिकल्स। ये हैं स्टॉक्स जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। नजर रखिए NMDC पर, हम देख भी रहे थे कि कल भी आपको अच्छी कॉल्स मिली थी और स्टॉक लगातार तेजी में है। अगले हफ्ते इसके नंबर्स आने वाले हैं। सुमित जी ने भी इस पर कॉल दी थी, थोड़ी देर में सुमित जी में हमारे साथ दोबारा जुड़ने वाले हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे इन स्टॉक के बारे में। पर तब तक कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। जिस तरह से तेजी का माहौल बन रहा था कुछ स्पेसेस में, सेठी साहब सबसे पहले आपने जो ये होटल स्टॉक्स हैं वहां पर आइडेंटिफाई करा था और आपकी पिक्स भी सुपर हिट रही थी। अब खबर आई है कि दिल्ली में होटल्स को खुलने की मंजूरी मिलने वाली है। कुछ रेस्ट्रिक्शन जरूर रहेंगी बट अब होटल्स खुल सकेंगे दिल्ली में। कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है, और क्योंकि ऑलरेडी इन स्टॉक्स में रनअप आ गया है, क्या इन लेवल्स पर भी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे इन स्टॉक्स के लिए? बिल्कुल दीपांशु, अगर आपको याद हो तो बहुत ही निचले लेवल्स पे कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले मैंने आइडेंटिफाई करा था और वहां पे मैंने एक तो रॉयल ऑर्किड होटल्स को रिकमेंड किया था और उसके साथ ही साथ अलग शोज में मैंने ताज जीवीके और ईस्ट इंडिया होटल्स, इंडियन होटल्स वगैरह को भी रिकमेंड किया हुआ है। मुझे लगता है ये जो होटल स्टॉक्स है इस लॉकडाउन के पीरियड में जो खराब इनके बिजनेस का जो एनवायरनमेंट था उसके कारण से काफी पिटे हुए थे, और चूंकि मेरा ये मानना था कि देर सवेर ये अनलॉक होंगे और सब कुछ नॉर्मलाइज होगा, तो एक अच्छा समय था होटल स्टॉक्स को ओन करने का। वहां से बहुत अच्छी तेजी इनमें देखी गई है। बट ये जो खबरें आ रही है दिल्ली में होटल्स चालू करेंगे, मुझे लगता है डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और इन स्टॉक्स में अभी भी बहुत ज्यादा बढ़त नहीं हुई है, बट स्टैगर्ड रूप में करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट में एक्यूमुलेट करे, इस हिसाब से इसमें बाइंग करनी चाहिए। ओके, नजर रखिए होटल स्टॉक्स पर, दिल्ली में खुल रहे हैं, वहां से पॉजिटिविटी आपको आती हुई देखते हैं बाकी जगहों पर ये खुलने की तैयारी में है या नहीं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो आपको फोकस में दिखेंगे, किरण जी, L&T फाइनेंस, हमने देखा है कि हाई बीटा NBFCs में एक्शन जरूर वापस आया है। आज ऑफकोर्स कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर इनकी बोर्ड बैठक है राइट्स इशू के जरिए फंड्स जुटाने पर, और वैसे भी स्टॉक में पॉजिटिविटी दिखी है। तो आज के गैप डाउन पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी L&T फाइनेंस में, या फिर क्या रहा है सर? नहीं, बिल्कुल, अभी एक अच्छा बेस बन चुका है 60 के आसपास और उधर से एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि अगर 64, 63.5 ये लेवल्स के आसपास मिलता है तो एक सपोर्ट है। उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस 62 पे रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, पर 64, 63.5 के लेवल्स अगर मिलते हैं तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। वापस एक बार 68, 70 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नजर रखते हैं। और अनिल जी ने आज सुबह कहा भी है कि NBFCs एक स्पेस है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। ऑटोज, मेटल्स और बैंक्स नेगेटिव एक्शन दिख सकता है, पर देखते हैं गैप डाउन के बाद एक्शन कैसा रहेगा।